धाकड़ खबर बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। आज 3 नवंबर है और आज उत्तर प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। हालांकि 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना था, लेकिन जो रामपुर की स्वार सीट है उसका मामला कोर्ट में फंस गया, उस पर चुनाव नहीं हुआ है। इन 7 सीटों में से बहुजन समाज पार्टी यानी कि बसपा ने 2 मुस्लिमों को टिकट दिया, ये दावा करते हुए कल सुबह मायावती सामने आई और उन्होंने एक लंबी चौड़ी ब्रीफिंग की प्रेस के लिए। हालांकि वो ब्रीफिंग सिर्फ हमेशा की तरह एएनआई के लिए होती है, इसलिए हम आपके सामने विजुअल नहीं रख सकते। वहां से तो जो लाखों रुपए देके खरीदेगा वो ही चला सकता है, तो मैंने स्ट्रीम मीडिया हम है नहीं, आप लोग जानते ही हैं। लेकिन लंबी चौड़ी ब्रीफिंग में उन्होंने साबित करने की कोशिश की कि वो 1995 से लेकर आज तक चाहे 4 बार मुख्यमंत्री बनी हो, विपक्ष में रही हूं, कुछ भी रहा हो स्थिति, लोकसभा चुनाव रहे हों, उन्होंने हमेशा मुसलमानों का बड़ा साथ दिया है, मुसलमानों की बड़ी हितैषी वो रही है। लेकिन शाम होते होते उनका जो ये दावा था इसकी हवा निकल गई, क्योंकि शाम को नतीजे आ गए राज्यसभा चुनाव के। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर राज्यसभा चुनाव था। इनके पास सिर्फ 19 विधायक हैं, उसमें से कुछ विधायक इन्होंने टूट के दूसरी पार्टी में चले गए हैं, जिनको इन्होंने पार्टी से निकाल भी दिया है। तो ऐसे में इनका कैंडिडेट कैसे जीत गया? क्या वो भाजपा की मदद के बगैर जीत गया? तो क्या जिस दाग को वो धोने की कोशिश कर रही थी कि वो भाजपा के करीब नहीं है, भाजपा के साथ नहीं जाएंगी, उन्होंने यहां तक कहा कि मैं राजनीति छोड़ दूंगी, संन्यास ले लूंगी, लेकिन भाजपा के साथ कभी नहीं जाऊंगी। शाम को आई हुई तस्वीर ने सुबह की उस तस्वीर को पूरी तरह धुंधला साबित कर दिया। कैसे देखा और समझा जा सकता है इस पूरी प्रक्रिया को? और आज होने वाले उपचुनाव में जो 7 सीटों पर चुनाव हो रहा है, इसी को लेकर बातचीत करेंगे। उत्तर प्रदेश की राजनीति पर अपनी जबरदस्त पकड़ रखते हैं, पत्रकारिता का लंबा अनुभव रखते हैं, आए दिन बड़े बड़े अखबार में उनके आर्टिकल छपते रहते हैं। रवि अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि मायावती कल सुबह आई और कल शाम तक जो चीजें उभर के सामने आई, अगर मैं आपसे समझना चाहूं दोनों चीजों को, तो कैसे देख सकते हैं? अकरम जी, मायावती जी हमेशा ही अवसरवादी राजनीति करती रही हैं जी। उनकी राजनीति के 2 ही फार्मूले हैं, जातीय समीकरण और अवसरवादिता। काशीराम जी से विरासत में ये दोनों चीजें उनको मिली हैं और इसका खुलकर वो इस्तेमाल करती हैं। और खास बात यह है कि वो उसको कभी छुपाती भी नहीं जी। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमेशा वो दलितों की और मुस्लिमों की बात करती हैं जी। और राजनीति में भी आपने देखा होगा कि उन्होंने तमाम पार्टियों से गठबंधन किए हैं। आप देखें तो उनका समाजवादी से गठबंधन हो चुका है 2 बार, बसपा से, भाजपा से वो कर चुकी हैं, कांग्रेस से कर चुकी हैं, वो सबके साथ मिल जाती हैं। हालांकि उनकी कोशिश हर बार ये रहती है कि वो मुस्लिम मतदाताओं को नाराज ना करें। चुनावों में अक्सर वो मुस्लिम प्रत्याशी भी उतारती हैं और बहुतायत में उतारती हैं। लेकिन उनकी व्यक्तिगत आचरण में एक सबसे बड़ी खामी है कि वो बहुत जल्दी नाराज होती हैं और नाराजगी वो लंबी खींचती हैं। आपने देखा कि वो जो गेस्ट हाउस कांड था उसको 25 साल तक वो सीने से चिपकाए रही और आज भी कहीं ना कहीं उनके मन में इस चीज की टीस है और उसका जिक्र वो करती रहती हैं। इस चुनाव में उनको जिस तरह से समाजवादी पार्टी से झटका लगा एमएलसी चुनाव में, तो उस पर उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए जो उनका निजी आचरण है, जो उनका निजी व्यवहार है, गुस्से में तुरंत ये बयान दे दिया कि मैं समाजवादी पार्टी को हराऊंगी, चाहे मुझे उसके लिए भाजपा को ही सहयोग क्यों ना करना पड़ जाए। ठीक है। हालांकि अगले दिन जब इस पर हो हल्ला मच गया, समाजवादी पार्टी के बयान आ गए, कांग्रेस के बयान आ गए, तो उनको लगा कि कहीं मुस्लिम मतदाता इससे नाराज ना हो जाए और वो डैमेज कंट्रोल करने के लिए वो फिर दोबारा प्रेस के सामने आई और उन्होंने कहा कि मैं भाजपा के साथ समझौता नहीं करूंगी, चाहे मुझे राजनीति से संन्यास ही क्यों ना लेना पड़ जाए। लेकिन आप ये देखें कथनी और करनी में अंतर की स्थिति देखें। कथनी और करनी में अंतर की स्थिति ये है कि जब उनके पास पूरे एमएलए ही नहीं थे, 37 एमएलए की उनको जरूरत थी, उनके पास जो उन्होंने निकाल दिए उसके बाद 10-11 एमएलए सिर्फ बचते हैं। बावजूद उसके उनका प्रत्याशी राम जी जो जीत भी जाता है। और ये कैसे होता है? ये सरासर बीजेपी के सहयोग से होता है। एक तरफ तो कहती हैं कि मैं बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगी, चाहे मैं राजनीति से संन्यास ले लूं,
जी। दूसरी तरफ बीजेपी के सहयोग से वो राज्यसभा में अपना प्रत्याशी भी जिता के ले जाती हैं। ये उनकी राजनीति जो अवसरवादिता की है, और इसमें झूठ का जो वो तड़का लगा लेती हैं, ये झूठ का तड़का था जो अभी आपने देखा। ठीक है, वो झूठ का तड़का लगा लेती हैं, वो अवसरवादी राजनीति करती हैं, लेकिन बड़ा सवाल बीजेपी पे खड़ा हो रहा है सर। 11-12 सीटों वाली बसपा के प्रत्याशी को जिताने में 26-27 विधायकों की भूमिका रही होगी भाजपा की, तो भाजपा ने क्यों ऐसे सपोर्ट किया? नहीं, इसके बिना तो आप देखिए आसमान से तो कोई आए नहीं होंगे मतदाता उनके। वो तो जाहिर है बीजेपी का वोट था, समाजवादी के पास इतने एक्स्ट्रा वोट थे नहीं, वो तो अपना ही आदमी जिता कर ले गए। और इसके अलावा कहां से वोट उनके पास आना था, सरासर बीजेपी का वोट था। और आप देखिए बीजेपी की स्थिति ये थी कि 8 तो उनके प्रत्याशी क्लियर कट जीतते ही थे। जी अगर वो प्रयास करते, जैसे पहले भी एक बार उन्होंने किया है, जी जोड़ तोड़ करके वो नवा प्रत्याशी भी अपना जिता के ले जाते, लेकिन यहाँ पर उन्होंने तुरुप का पत्ता खेला। उन्होंने एक प्रत्याशी अपना कम उतारा, उनके पास जो एक्स्ट्रा विधायक थे वो सारे उन्होंने खुले छोड़ दिए। उसका असर ये हुआ कि सपा और बसपा में आपस में तकरार हो गई। एक तरह से आप देखें बीजेपी ने इस तुरुप के चत्ते से ये बुआ और भतीजे के बीच में विवाद पैदा कर दिया, और मायावती को उन्होंने ओबलाइज भी कर दिया, और अपने मतदाताओं में और दलित मतदाताओं में ये मैसेज भी दिया कि देखिए हम किस तरह से एक दलित को भी राज्यसभा में पहुंचा रहे हैं। ठीक है, ये बीजेपी की राजनीति थी और जिसमें बीजेपी सफल भी हुई है। ठीक, ये बीजेपी की राजनीति है जिसमें बीजेपी सफल भी हुई। आप दूसरे राज्यसभा चुनाव का जिक्र कर रहे हैं, मिस्टर अनिल अग्रवाल आपके यहाँ गाजियाबाद के कबीरनगर में रहते हैं। आज उनके यहाँ उनका जो सिक्योरिटी गार्ड था, यानी कि जो पुलिस वाला था, उसने खुद को गोली मार के आत्महत्या कर ली है। उनको जिताने में उस बार पूरे घोड़े दौड़ा दिए गए थे, लेकिन इस बार कुछ सीटें जो है वो खाली छोड़ दी गई, यानी कि नवी सीट बीजेपी जीत सकती थी, वो खाली छोड़ दी गई। और लंबा अगर समझे इसको, भाजपा की क्या रणनीति हो सकती है? बसपा को सपोर्ट करना, क्या मायावती को गंदा करना चाहते हैं ताकि उनकी जो इमेज है दलित मुस्लिम वोटों के अंदर वो खराब हो जाए? देखिए इसमें ऐसा है कि बीजेपी लंबा खेल खेल रही है। उत्तर प्रदेश में अब उनके पास पिछले चुनावों में 40% वोट उनको पड़ा है। जी आगामी विधानसभा चुनावों में हो सकता है कि शायद इतना बड़ा प्रचंड बहुमत ना मिले। उसके लिए उनकी रणनीति यह है कि किसी तरह से कहीं दोबारा ये सपा बसपा का गठबंधन ना हो जाए, इसमें फूट डालना, और इस माध्यम से उन्होंने बहुत मजबूती से ये फूट डाली है। जी और इसका फायदा उनको अगले चुनावों में भी, विधानसभा चुनावों में भी साफ तौर पर मिलता दिख रहा है, क्योंकि बाकी भी वोट सारे के सारे बट जाएंगे और भाजपा फिर आगे निकल सकती है। ये उनकी रणनीति है और उसमें वो कामयाब होते भी दिखाई दे रहे हैं। उनकी जो सोच है वो क्या खुशफहमी है, क्या वो किसी मुगालते में जी रही हैं? क्योंकि 2007 के बाद से अगर आप देखेंगे आंकड़ों के हिसाब से, आप भी जानते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ी पकड़ रखते हैं, 2019 तक अगर वो आती हैं तो घट ही रही हैं। 2019 में अगर उनके 10 सांसद आ पाए, वो भी इसलिए क्योंकि उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ समझौता कर लिया था, वरना वो घटती ही जा रही थी लगातार। बिल्कुल ऐसा ही है। 2007 में वो अपने चरम पर थी और उस समय आपने देखा कि वो उत्तर प्रदेश में उन्होंने पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार भी बना ली थी और लगभग 30% उनको वोट पड़े थे। उसमें आप देखें, अगर जातिगत समीकरण के हिसाब से देखें तो 20% हमारे उनको बसपा को, जो उत्तर प्रदेश में दलित वोट है, वो उनके सहयोग था, और लगभग 19% मुस्लिम वोट उत्तर प्रदेश में माना जाता है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से लगभग 30% उनको वोट मिल गए थे और वो बहुमत में आ गई थी। उसके बाद 2007 के बाद आप देखेंगे तो 2009 के लोकसभा में वो एकदम 30 से सीधा गिरकर 25 पर आ गई। 2009 के बाद 2012 के विधानसभा में देख लें, फिर 2017 के में देख लें, बीच में 2014 के बाद 2019 का देख लें लोकसभा चुनाव, वो सरासर नीचे आती जा रही है। 30 से 25, 25 से 22, 22 से अब वो 20 के आसपास रुकी हुई हैं। और उसकी वजह यही है कि वो अपने कमरे में बैठकर राजनीति करती हैं, सिर्फ बयान देकर
वो अपनी मतदाताओं को बहलाने की कोशिश करती हैं। जबकि आप देखें उत्तर प्रदेश में तमाम बड़े मसले हुए हैं, उसमें कभी भी वो घटना स्थल पर नहीं जाती, पीड़ितों से कभी मिलने नहीं जाती, किसी मामले में कोई आम तौर पर प्रेस के या पब्लिक के बीच में नहीं आती, साल में इक्का दुक्का प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने विरोधियों को लतिया कर वो फिर अपने खेमे में वापस चली जाती हैं। उसी का खामियाजा वो भुगत रही हैं कि उनकी राजनीति धीरे धीरे सिमटती जा रही है। जो उनका मूल वोट बैंक है, दलित वोट बैंक, वो आप देख रहे हैं उनके उसका जनाधार उनका खिसक रहा है। आप जिस तरह से इस बार बीजेपी को वोट मिला है, प्रचंड वोट मिला है 2019 में और ये 2017 के विधानसभा में, स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि दलित वोट जो है बीजेपी के साथ गया है। अगर मैं एक सवाल करूं उनकी शख्सियत को लेके, आप अपनी पत्रकारिता के अनुभव से बताइएगा, काशीराम हो चाहे मायावती हो, ये लोग गालियां देते हुए आए थे, भला बुरा कहते हुए आए थे ब्राह्मण ठाकुरों को। कहा जाता था कि ये लोग हमें अपने बराबर में नहीं बैठने देते हैं। लेकिन मायावती जब उभरी तो खबरें ऐसी आती हैं कि जब वो मीटिंग करती हैं तो वो खुद चेयर पे बैठती हैं और उनके सामने चाहे कोई भी वो नीचे बैठता है तो वो ब्राह्मणों से भी बड़ी ब्राह्मण, ठाकुरों से भी बड़ी ठाकुर बन गई हैं क्या? ये तो बिल्कुल आपने स्पष्ट कहा, क्योंकि उनके मैं वैसे आपकी थोड़ा जानकारी में डालूं, मैं निजी तौर पर मायावती जी को बहुत अच्छी तरह से समझता हूं। काशीराम जी से मेरी नजदीकी रही है एक जमाने में, तो मैं उनको, मायावती जी को भी नजदीक से देखता था। वो बहुत जबरदस्त प्रतिक्रियावादी हैं। कहीं कोई बात हो तुरंत वो उसको गुस्से में रिएक्ट करती हैं। और एक अपर कास्ट को लेकर उनके मन में एक नफरत का भाव भी है, जिसी की वजह से वो हमेशा कोशिश करते हैं कि सब लोग मेरे सामने नीचे बैठें और वो खुद कुर्सी पर बैठें। उनकी जितनी भी पार्टी की बैठकें होती हैं उसमें ये प्रोटोकॉल है और इसका अक्षरशः पालन भी होता है। जो मैंने कहा ना कि वो गुस्से में रिएक्ट करती हैं, जैसे ये समाजवादी पार्टी में विधायकों का जाना है, उस पर तुरंत वो गुस्से में जिस तरह से उन्होंने रिएक्ट किया, और रिएक्शन का ही आप परिणाम देखें कि वो कह गए कि मैं बीजेपी को भी जिता दूंगी, बीजेपी के साथ चल, तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है कि मुस्लिमों के बीच में एक आशंका पहुंच गई कि मायावती तो बीजेपी के साथ गठबंधन करने जा रही हैं। तो ऐसे में अब वो डैमेज कंट्रोल करने के लिए फिर सामने आ रही है कि मैं मुस्लिमों के साथ हूं, मैंने मुस्लिमों के साथ बहुत कुछ किया। उस बयान का खामियाजा उन्हें सिर्फ उत्तर प्रदेश में आज होने वाले चुनाव में ही नहीं भुगतना पड़ेगा, बिहार में भी भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि बिहार में उन्होंने एक थर्ड फ्रंट बनाया था जिसमें असदुद्दीन ओवैसी यानी कि मुस्लिम पॉलिटिक्स करने वाले, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा यानी कि ओबीसी पॉलिटिक्स करने वाले, और जिसमें खुद मायावती एससी पॉलिटिक्स करने वाली। ये थर्ड फ्रंट एक बड़ा फ्रंट माना जा रहा था। लेकिन जब से मायावती ने यहाँ इस तरीके का बयान दिया है, हालांकि वो खंडन कर चुकी है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, लेकिन उससे जो स्थितियां बिगड़ी हैं वो असदुद्दीन ओवैसी भी फंस के रह गए हैं। अब उन्हें ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं जैसे मैंने अभी कहा कि वो गुस्से में जिस तरह से वो रिएक्ट करती हैं, बाद में उनको अपने पांव वापस भी खींचने पड़ते हैं। ऐसे तमाम उदाहरण हैं। एक मैं निजी अनुभव आपसे शेयर करता हूं। ये लगभग 2006 के आसपास की बात थी। मैं हिंदुस्तान अखबार में गाजियाबाद प्रभारी था। मायावती जी के जो पैतृक गांव है बादलपुर, वहां पर एक मकान, बहुत भव्य एक महल बन रहा था, और जो मायावती जी के भाई आनंद हैं उनकी जमीन थी, उस पर एक महल बनाया जा रहा था। तो उसकी मैंने खबर करी और हमारे हिंदुस्तान अखबार में फ्रंट पेज पे वो खबर छप गई सुबह। उसके 1 घंटे के बाद मायावती जी बादलपुर पहुंचती हैं और वहां पर पूरे दिल्ली के तमाम मीडिया को अपने वहां बादलपुर में बुला लेती हैं और वो अपना घर दिखाती हैं, कागज दिखाती हैं कि साहब ये घर मेरा नहीं है। और हिंदुस्तान टाइम्स पर हमारे जो संपादिका थी मृणाल पांडे जी, और खुद मुझ पर 250 करोड़ रुपए के मानहानि के मुकदमे की वहां वो घोषणा भी करती हैं। लेकिन 2-3 घंटे के अंदर ही पूरे देश के टीवी चैनल्स में माया महल करके उनकी वो जो उन्होंने तस्वीरें दिखाई थी, जो जहां पर बुलाया था, वो सब उनके उल्टा दाव पड़ गया। उसके बाद तुरंत वो उन्होंने फिर वहां से बैकआउट कर लिया। तो मैं जो कहना चाह रहा हूं, वो नाराजगी में, गुस्से में जिस तरह से रिएक्ट करती हैं, बाद में उनको पांव अपने वापस भी खींचने पड़ते हैं। और ये जो ताजा मामला है ये भी कुछ ऐसा ही है। जी, आज जो 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, जिसमें उन्होंने दावा किया कि हमने तो मुसलमानों को 2 टिकट दिए हैं, दूसरी पार्टी तो टिकट भी नहीं दे रही है, भाजपा तो देती नहीं है, और सपा और कांग्रेस ने 1-1 टिकट दिया है। तो जिस
दाव को उन्होंने चलने की कोशिश की है, क्या आपको लगता है आज वो कामयाब होगा? देखिए, इस तरह से वो कोशिश तो करती हैं, लेकिन निजी तौर पर जो मुझे लगता है कि वो मुस्लिम मतदाताओं पे बहुत ज्यादा विश्वास भी नहीं करती। आप ये देखिए, अगर मुस्लिमों पर उनको पूरा विश्वास होता जी तो 40% लगभग हो जाते हैं दलित और मुस्लिम उत्तर प्रदेश में। जी उनको किसी तीसरे वोट बैंक की जरूरत ही नहीं। लेकिन हम्म, उन्होंने अपने साथ में ब्राह्मणों को जोड़ा, जी जो लगभग 6% उत्तर प्रदेश में है। हम्म, तो मुसलमानों पर उनका अविश्वास जो था, जो उनकी बातों से कई बार छलक भी चुका है, हम्म, उसका अविश्वास की वजह से ही उन्होंने एक तीसरा वोट बैंक तैयार करने की कोशिश की, ब्राह्मण वोट बैंक। और जी उसमें बहुतायत में उन्होंने ब्राह्मणों को वोट में अपने पदाधिकारी भी बनाया, उनको विधानसभा और लोकसभा की टिकट भी दी है। जी ये उनकी राजनीति है। हम्म। तो क्या हाथी के सूंड में जो फूल दिखाई दे रहा है कमल का, वो लोगों को साफ नजर आने लगा है? मायावती अब उसको झुटला नहीं पा रही हैं, चुनाव में उसका असर दिखेगा? या ये कहें कि जो उपचुनाव होते हैं वो तो हमेशा सत्ता के पक्ष के होते हैं, इसलिए इन चुनाव से आने वाले विधानसभा जो आम चुनाव हैं उनको ना आंका जाए? देखिए, ये तो बिल्कुल ठीक बात है कि ये जो राज्यसभा में उनका प्रतिनिधि गया वो बीजेपी की वजह से गया। लेकिन आप मायावती जी का इतिहास उठाकर देखें कि केंद्र में जिस भी पार्टी की सरकार होती है, मायावती जी के उनसे संबंध अच्छे होते हैं। जी कांग्रेस अगर केंद्र में है तो कांग्रेस से उनके संबंध अच्छे हो जाएंगे, केंद्र में बीजेपी है तो उनसे बीजेपी के संबंध अच्छे हो जाएंगे। जी आमतौर पर माना जाता है कि मायावती जी ईडी से और सीबीआई से बहुत डरती हैं। जी और चूंकि केंद्र में जो भी सरकार बैठी है, जो पार्टी बैठी है, उसका एक पालतू तोता है ईडी और सीबीआई, जी तो ऐसे में उनसे वो पंजा कभी नहीं लड़ाती। जी आज की तारीख में वो बीजेपी के खिलाफ बहुत बयानबाजी करती हैं, लेकिन बीजेपी के खिलाफ कभी कोई बहुत बड़ा स्टेप वो नहीं उठाती। जी इस कांग्रेस की जब सरकार रही 10 साल, तो कांग्रेस के साथ भी उन्होंने ऐसा किया। हम्म तो ये उनकी रणनीति है कि बंद कमरे में वो दोस्ती रखती हैं और खुले में आकर वो विरोध जताती हैं। ये क्या उनकी राजनीति चंद्रशेखर, का एक हिस्सा है। क्या दलित समाज में उभर रहे नेता चंद्रशेखर आजाद से मायावती को कोई खतरा है? बहुत बड़ा खतरा है। जिस तरह से चंद्रशेखर छोटी छोटी घटनाओं में पहुंच रहे हैं, जिस तरह से जुझारू राजनीति कर रहे हैं, जी सहारनपुर से शुरू हुआ लड़का देश भर में जिस तरह से दौड़ भाग कर रहा है, जी हर शहर में पता लगता है आज वो वहां थे, आज वो वहां थे। दिल्ली दंगों के बाद देख लीजिए, हाथरस मामले को देख लीजिए, हर जगह चंद्रशेखर की उपस्थिति दिखाई दे रही है। जी दलितों में उसको लेकर एक बहुत बड़ा चार्म है। दलित लोग पसंद कर रहे हैं चंद्रशेखर को। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में अगर दलित राजनीति आगे बढ़ी तो उसमें मायावती का स्थान चंद्रशेखर ले सकते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको बीजेपी ने खड़ा कर दिया है ताकि मायावती का जो बेस वोट है वो घट जाए और मायावती जो दलित मुस्लिम एकता लेके चलने की कोशिश करती हैं वो मजबूत ना हो पाए। ऐसा कहा तो जाता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है कि ऐसा हुआ होगा, क्योंकि चंद्रशेखर को अभी बहुत आगे बढ़ने में काफी समय लगेगा। और मायावती एक स्टेब्लिश नेता हैं और लगभग 20% उत्तर प्रदेश के वोट तो उनके पास हैं ही इस समय भी। जी तो 20% के वोट बैंक के आदमी को कमजोर करने में वो अपने 5 साल 10 साल खराब नहीं करेंगे, क्योंकि वो कहीं खिलाफ ना हो जाए। वो मायावती को अपनी तरह से इस्तेमाल करना तो चाहेंगे, लेकिन उनको कमजोर करने के लिए किसी नए आदमी को खड़ा करके मुझे नहीं लगता कोई बहुत ज्यादा बीजेपी को फायदा होगा। और अगर एक मजबूत और सशक्त दलित नेतृत्व अगर उत्तर प्रदेश में उभर आया मायावती के रिप्लेसमेंट में, तो वो बीजेपी के लिए खतरा हो सकता है, क्योंकि दलितों पे धीरे धीरे बीजेपी के हाथ और पांव फैल चुके हैं। जी बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे से बताया कि मायावती की पकड़ तो दलितों पे ढीली हो चुकी है। अगर चंद्रशेखर आजाद उभरते हैं तो भाजपा का ही नुकसान उसमें होने वाला है, इसलिए ये कहना कि वो भाजपा के खड़े किए हुए हैं इसमें सच्चाई कम नजर आती है। लेकिन मायावती सुबह जो बोली थी शाम तक वो उतर गया। आज देखना दिलचस्प होगा दिन भर जो चुनाव है उसके जब नतीजे आएंगे तो वो क्या दिखाएंगे और उसके बाद आने वाले विधानसभा चुनाव की तस्वीर जो है वो किस तरीके की उभरेगी। क्योंकि प्रियंका गांधी के आने के बाद से भी मायावती की चिंताएं लगातार बढ़ रही हैं, क्योंकि वो ब्राह्मण और ब्राह्मणों के साथ दलितों को भी अपने साथ लाने की कोशिश में लगी हुई हैं।
बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ, फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए अवश्य मुद्दे लेकर हम आपके सामने होंगे हाजिर। फिलहाल अभी हमें दें इजाजत।